हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि कभी भी बच्चे को दोष नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी व्यवस्था फेल हुई है, पूरी व्यवस्था फेल हुई है जिसकी वजह से बच्चा फेल हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि रटने की बात, याद करने की बात किसी ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो परीक्षा परिणामों पर भी केंद्रित नहीं होना है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछा गया कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो जिस भी ऑप्शन में अगर बाल केंद्रित वाला ऑप्शन मिल जाए तो बाल केंद्रित ऑप्शन हमेशा ही सही होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो बीजों का अंकुरण की संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या हो जाएगी? यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा जो होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से कोई भी बालक हो, सभी बालकों को एक छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सत्य या असत्य वाले प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य या असत्य वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन या फिर अनुदेश। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको केवल वर्ड मिल जाएगा तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, तो ये भी ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। अगर अंकों पर बल दिया जा रहा है और ग्रेड पर बल दिया जा रहा है, प्रथम और द्वितीय आने में बल दिया जा रहा है, पुरस्कार और दंड की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार परीक्षाओं की बात की जाए तो वो ऑप्शन भी हमेशा गलत हो जाएंगे। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा की यही विशेषता होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की में चिंतित है, मतलब प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न जो है परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो अब मुख्य रूप से किससे संबंधित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ हैं वह इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही है हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी जो होते हैं वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, मतलब सभी शिक्षार्थी एक समान नहीं होते हैं, इसलिए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब अलग अलग तरीके के अनुभव जो है, अलग अलग तरीके की प्रक्रिया, और शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि विकास रेखीय नहीं होता, सर्पिलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जबकि ए विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती, मतलब सभी की जो विकास करने की स्पीड होती है वह सेम नहीं होती, किसी की कम होती, किसी की ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को कौन से क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर या फिर ज्ञान के निर्माण पर। तो यह उपागम आधारित है ज्ञान के निर्माण पर, ज्ञान के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या फिर वियोग दुश्चिंता। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो वह विद्यालय जो है वह लड़कियों को प्राथमिकता देता है। उसका मानना यह है कि जो लड़कियां होती हैं वह गाने में ज़्यादा अच्छी होती हैं। जैसे कि लड़के हो गए वह लड़ाई वाले खेल जैसे कि हो गए, मैथ में ज़्यादा तेज होते हैं। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं सारे लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी भी एक लिंग की बड़ाई करना और उसमें पक्षपात करना, तो ये सारी चीज़ें लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भूमिका पर। सामाजिक भूमिका पर वाइगोत्स्की ने कहा था जो बच्चे होते हैं
वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अपने जो है साथियों के द्वारा सीखते हैं, भाषा के द्वारा सीखते हैं, भाषा के द्वारा और अपनी संस्कृति के द्वारा सीखते हैं। तो ये 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताया था वाइगोत्स्की ने, समाज, भाषा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारी होता है और गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सिद्धांत किस पर आधारित है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाने पर, सीखने की तत्परता पर या फिर सक्रिय भागीदारिता पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षिका जो है अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह किस उपागम का प्रयोग कर रही है? सक्रिय भागीदारिता का। वह चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वह सक्रिय रूप से भागीदारिता निभाएं और खुद से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में रहस्य। तो कौन सा जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम की अनुभवों की प्रकृति या फिर विषय वस्तु में रहस्य। ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन इसमें से गलत दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो एक पॉइंट ये नोट करना है कि इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 वर्ष, और जीन पियाजे के अनुसार यह पहली अवस्था होती है। यह किससे संबंधित होती है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता से, सामाजिक मुद्दों से सरोकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। यहाँ पे ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि
शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा ही अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए कि केवल बच्चे इस प्रकार करते हैं, इस चीज़ से ही सीखते हैं केवल, तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चे अकेले भी सीख सकते हैं, समूह में भी सीख सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान का जो है पहला चरण होता है कि समस्या के प्रति जागरूकता। कोई भी चीज़ है तो उसे पहले हमें समस्या मतलब मालूम होनी चाहिए कि हमें क्या जागरूक मतलब समस्या क्या है हमारी, और मतलब किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि समस्या क्या है हमारी, उसके बाद इसका निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या फिर व्यावसायिक? तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा दिया गया है कि जब कोई बच्चा जैसे कार्य करते समय ऊब रहा है तो वह कार्य बार बार रिपीट किया जा रहा है और बच्चे को उसमें से इंटरेस्ट अब नहीं बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिकी अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो संकेत करती हैं वे कैसे सीखते हैं।